हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है, क्या सोनिया अपनी बेटी को मशीनी सिस्टम से निजात दिला पाई, जो कि डॉक्टर रेनू मित्तल जी द्वारा लिखित कहानी है। फन मॉल से निकलते निकलते थके स्वर में मैंने अपनी बेटी अर्पिता से पूछा, हो गया ना अप्पी, अब तो कुछ नहीं लेना? कहाँ, अभी तो टी शर्ट रह गई। मैं तो सोच रही थी। मेरी बात बीच में काट कर वह बोली, हाँ मम्मा, आपको तो लगता है बस थोड़े में ही निपट जाएं। मेरी सारी टी शर्ट आउटडेटेड है। कैसे काम चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। सुनकर मैं निशब्द रह गई। आज की पीढ़ी कभी संतुष्ट दिखती ही नहीं। एक हमारा ज़माना था कि नया कपड़ा शादी ब्याह या किसी तीज त्योहार पर ही मिलता था, और तब उसकी खुशी में जैसे सारा जहां सुंदर लगने लगता। मुझे अभी भी याद है कि शादी की खरीदारी में जब सभी लड़कियों के फ्रॉक व सलवार सूट के लिए एक थान कपड़ा आ जाता और लड़कों की पतलून भी एक ही थान से बनती, तो इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि लोग सबको एक ही तरह के कपड़ों में देखकर मजाक तो नहीं बनाएंगे। बस सब नए कपड़े की खुशी में खोए रहते और कुछ दिन तक उन कपड़ों का खास ध्यान रखा जाता। बाकी सामान्य दिन तो विरासत में मिले कपड़े जो बड़े भाई बहनों की पायदान से उतरते हुए हम तक पहुँचते पहनने पड़ते थे, फिर भी कोई दुख नहीं होता था। अब तो ब्रांडेड कपड़ों का ढेर और बदलता फैशन। सोचते सोचते मैं अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठ गई, और जब मेरी दृष्टि अपनी बेटी के चेहरे पर पड़ी तो वहाँ मुझे खुशी नहीं दिखाई पड़ी। वह अपने विचारों में खोई खोई सी बोली, गाड़ी जरा बुक शॉप पर ले लीजिए, पिछले साल के पेपर्स खरीदने हैं। सुनकर मेरा दिल पसीजने लगा। सच तो यह है कि खुशी महसूस करने का समय ही कहाँ है इन बच्चों के पास। ये तो बस एक मशीनी जिंदगी का हिस्सा बन जी रहे हैं। कपड़े खरीदना और पहनना भी उसी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो क्षणिक खुशी तो दे सकता है पर खुशी से सराबोर नहीं कर पाता, क्योंकि अगले ही पल इन्हें अपना कैरियर याद आने लगता है। इसी सोच में डूबे हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। मैं सारे पैकेट लेकर उन्हें अप्पी के कमरे में रखने के लिए गई। पूरे पलंग पर अप्पी की किताबें, कंप्यूटर आदि फैले थे। उन्हीं पर जगह बनाकर मैंने पैकेट रखे और पलंग के एक किनारे पर निढाल सी लेट गई। आज अपनी बेटी का खोया खोया सा चेहरा देख मुझे अपना समय याद आने लगा। कितना अंतर है दोनों के समय में। मेरा भाई गिल्ली डंडा खेलते समय जोर की आवाज़ लगाता और हम सभी 10-12 बच्चे हाथ ऊपर करके हल्ला मचाते। अगले ही पल वह हवा में गिल्ली उछालता और बच्चों का पूरा झुंड गिल्ली को पकड़ने के लिए पीछे पीछे। उस झुंड में 5-6 तो हम चचेरे भाई बहन थे, बाकी पास पड़ोस के बच्चे। हमें स्टेटस का कोई टेंशन नहीं था। देवीलाल पान वाले का बेटा, चरणदास सब्जी वाले की बेटी, और ऐसे ही हर तरह के परिवार के सब बच्चे एक साथ एक सोच निश्चिंत स्वतंत्र गिल्ली के पीछे पीछे। और यह कैच, परंतु शाम होते होते अचानक ही जब मेरे पिता की रौबदार आवाज़ सुनाई पड़ती, चलो घर, कब तक खेलते रहोगे, तो भगदड़ मच जाती। धूल से सने पांव रास्ते में पानी की टंकी से धोए जाते। जल्दी में पैरों के पिछले हिस्से में धूल लगी रह जाती, पर कोई चिंता नहीं। घर जाकर सभी अपनी अपनी किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाते। रोज का पाठ दोहराना होता था बस। उसके साथ साथ मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग से थोड़ी करनी होती थी। अतः 9 बजे तक पाठ पूरा करके निश्चिंतता की नींद के आगोश में सो जाते। पर आज रात को देर तक जागना और पढ़ना, ढेर सारे तनाव के साथ कि पता नहीं क्या होगा। कहीं चयन न हुआ तो एक ही कमरे में बंद, यह तक पता नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है। इनका दायरा तो फेसबुक व इंटरनेट के अनजान चेहरों से दोस्ती कर परीलोक की सैर करने तक सीमित है। एक हम थे, पूरे पड़ोस बल्कि दूर दूर के पड़ोसियों के बच्चे से मेल जोल, कोई रोक टोक नहीं। पर अब ऐसा कहाँ
क्योंकि मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं जब एक दिन अपनी बेटी को लेकर पड़ोस में जोशी जी के घर गई तो संयोगवश जोशी दंपति घर पर नहीं थे। वहीं पर जोशी जी की माता जी से मुलाकात हुई, जो अपनी पोती के पास बैठी बुनाई कर रही थी। पोती एक स्वचालित खिलौना कार में बैठकर आंगन में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। कार देखकर मैं अपने को न रोक सकी और बोल पड़ी, आंटी आजकल कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल गई हैं, कितनी भाग्यशाली हैं आज के बच्चे, वे जो मांगते हैं मिल जाता है। और एक हमारा बचपन, ऐसी कार का तो सपना भी नहीं देखा। हमारे समय में तो लकड़ी की पेटी से ही यह शौक पूरा होता था। उसी में रस्सी बांधकर एक बच्चा खींचता था, बाकी धक्का देते थे और बारी बारी से सभी उस पेटी में बैठकर सैर करते थे। काश ऐसा ही हमारा भी बचपन होता, हमें भी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती। अरे सोनिया, सोने के पिंजरे में कभी कोई पक्षी खुश रह सका है भला? तुम गलत सोचती हो। इन खिलौनों के बदले में इनके माता पिता ने इनकी सबसे अमूल्य चीज़ छीन ली है और जो कभी इन्हें वापस नहीं मिलेगी, वह है इनकी आज़ादी। हमने तो कभी यह नहीं सोचा कि फला बच्चा अच्छा है या बुरा। अरे बच्चा तो बच्चा है, बुरा कैसे हो सकता है? यही सोचकर अपने बच्चों को सबके साथ खेलने की आज़ादी दी। फिर उसी में उन्होंने प्यार से लड़कर, रूठकर, मनाकर जिंदगी के पाठ सीखे, धैर्य रखना सीखा। पर आज इसी को देखो, पोती की ओर इशारा करके वे बोली, घर में बंद है और मुझे पहरेदार की तरह बैठना है कि कहीं पड़ोस के गुलाटी जी का लड़का न आ जाए। उसे मैनर्स नहीं है, इसे भी बिगाड़ देगा। मेरी मजबूरी है इसका साथ देना। पर जब मुझे इतनी घुटन है तो बेचारी बच्ची की सोचो। मैं उनके उस तर्क का जवाब न दे सकी क्योंकि वे 100% सही थी। हमारे ज़माने में तो मनोरंजन के साधन भी अपने इर्द गिर्द ही मिल जाते थे। पड़ोस में रहने वाले पंडित जी भी किसी विदूषक से कम न थे। क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते तो थोड़ी दूर पर स्थित एक अंडे वाले की दुकान में पल रही बत्तखें दौड़कर पंडित जी के पास आकर उनके हाथ से दाना खाती और हम बच्चे फ्री का शो पूरी तन्मयता व प्रसन्न मन से देखते। कोई डिस्कवरी चैनल नहीं, सब प्रत्यक्ष दर्शन। कभी पांडे जी बोट हाउस क्लब से पुराना रिकॉर्ड प्लेयर ले आते और उस पर घिसा रिकॉर्ड लगाकर अपनी जोड़ीदार को वैजंती माला बनाकर खुद दिलीप कुमार का रोल निभाते हुए जब थिरक थिरक कर नाचते तो देखने वाले अपनी सारी चिंता, थकान, तनाव भूलकर मुस्कुरा देते। डफली का स्थान टीन का डिब्बा पूरा कर देता। कितना स्वाभाविक, सरल तथा निष्कपट था सब कुछ। सबको हंसाने वाले पांडे जी दुनिया से गए भी एक निराले अंदाज में। हुआ यह कि 1 अप्रैल को हमारे मोहल्ले के इस विदूषक को निष्प्राण दे उनके कमरे में जब उनकी पत्नी ने देखी तो उनकी चीख सुनकर पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। सभी की आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे क्योंकि सभी का कोई अपना चला गया था अनंत यात्रा पर। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी पांडे जी उठकर जोर से चिल्लाएंगे और कहेंगे कि अरे मैं तो अप्रैल फूल बना रहा था। कहाँ गया वह उन्मुक्त वातावरण, वह खुला आसमान? अब सब कुछ इतना बंद व कांटों की बाढ़ से घिरा क्यों लगता है? अभी कुछ सालों पहले जब मैं अपने मायके गई थी तो वहाँ पर पांडे जी की छत पर बैठे 14-15 वर्ष के लड़के को देख समझ गई कि ये छोटे पांडे जी हमारे पांडे जी का पोता ही है। परंतु उस बेचारे को भी आज की हवा लग चुकी थी। चेहरा तो पांडे जी का था, किंतु उस चिर परिचित मुस्कान के स्थान पर नितांत उदासी व अकेलापन तथा बेगानेपन का भाव बदलते समय वह सोच को परिलक्षित कर रहा था। देख कर मन में गहरी टीस उठी। कितना कुछ गंवा रहे हैं हम, फिर भी भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं आंखें बंद करके। अभी मैं अपनी पुरानी यादों में खोई अपने व अपनी बेटी के समय की तुलना कर ही रही थी कि मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई, मम्मा मैं कोचिंग क्लास में जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिए। मैं उठी और दरवाज़ा बंद कर ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। मन में अनेक प्रकार की उलझनें थी। लाख बुराइयां दिखने के बाद भी
मैंने भी तो अपनी बेटी को उसी सिस्टम का हिस्सा बना दिया है जो मुझे आज गलत नज़र आ रहा था। सोचते सोचते मेरे हाथ में रिमोट आ गया और मैंने टेलीविज़न ऑन किया। ब्रेकिंग न्यूज़, बनारस में बीटेक की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह कॉमर्स पढ़ना चाहती थी। लड़की ने माता पिता द्वारा जोर देने पर इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था। मुझे याद आया कि बीए में मैंने अपने पिता से कुछ ऐसी ही जिद की थी। पापा, मुझे भूगोल की कक्षा में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरी सारी दोस्त अर्थशास्त्र में हैं। मैं भूगोल छोड़ रही हूँ। ठीक है, पर मन लगाकर पढ़ना, कहते हुए मेरे पिता अखबार पढ़ने में लीन हो गए थे और मैंने विषय बदल लिया था। परंतु अब हम अपने बच्चों को विशेष कुछ बनाने की दौड़ में शामिल होकर क्या अपने माता पिता से श्रेष्ठ माता पिता साबित हो रहे हैं, यह तो वक्त बताएगा। पर यह तो तय है कि फिलहाल इनका आने वाला कल बनाने की हवस में हमने इनका आज तो छीन ही लिया है। सोचते सोचते मेरा मन भारी होने लगा। मुझे अपनी अप्पी पर बेहद तरस आने लगा। दौड़ते दौड़ते जब यह कुछ हासिल भी कर लेगी तो क्या वैसी ही निश्चित जिंदगी पा सकेगी जो हमारी थी। कितना कुछ गंवा बैठी है आज की युवा पीढ़ी। यह क्या जाने कि शाम को घर के अहाते में छिपी छिपाई, ईजो दूजो, राजा की बारात, गिल्ली डंडा आदि खेल खेलने में कितनी खुशी महसूस की जा सकती थी। रक्त संचार तो ऐसा होता था कि उसके लिए किसी योग गुरु के पास जाकर प्राणायाम करने की आवश्यकता ही न थी। तनाव शब्द तो केवल शब्दकोश की शोभा बढ़ाता था, हमारी बोलचाल या समाचार पत्रों और टीवी चैनलों की खबरों की नहीं। अचानक मैं उठी और मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी अप्पी को इस रेट रेस का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। आज जब वह कोचिंग से लौटेगी तो उसको पूरा विश्वास दिला दूंगी कि वह जो करना चाहती है करे, हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ और मैं एक कप चाय बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मेरी ननद का फ़ोन था। भाभी जी, क्या बताऊं, नेहा का रिश्ता होते होते रह गया। लड़का वर्किंग लड़की चाह रहा था, वह भी MBA हो, नहीं तो दहेज में मोटी रकम चाहिए। डर लगता है कि एक बार दहेज दे दिया तो क्या रोज़ रोज़ मांग नहीं करेगा। उसके आगे जैसे मेरे कानों में केवल शब्दों की सनसनाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा मानो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो। अभी मैं अपनी अप्पी को आज़ाद कराने की सोच रही थी और अब ऐसा समाचार। क्या हो गया है हम सबको? किस मृग तृष्णा के शिकार होकर हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने अपने बच्चों को उस मशीनी सिस्टम की आग में धकेल रहे हैं। मैंने चुपचाप फ़ोन रख दिया और धम्म से सोफे पर बैठ गई। मुझे अपनी भतीजी अनुभा याद आने लगी, जिसने बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे अपने एक सहकर्मी से इसलिए शादी की क्योंकि आज की भाषा में उन दोनों की वेवलेंथ मिलती थी। पर उसका परिणाम क्या हुआ? 10 महीने बाद अलगाव और 1.5 साल बाद तलाक। मुझे याद है कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पति के दिल तक पेट के रास्ते से जाया जाता है। समय बदला, मूल्य बदले और दिल तक जाने का रास्ता भी बदल गया। अब वह पेट जेब का रास्ता बन चुका था। जितना मोटा वेतन उतना ही दिल के करीब। पर पुरुष की मूल प्रकृति समय के साथ कहाँ बदली। ऑफिस से घर पहुँचने पर भूख तो भोजन ही मिटा सकता है और उसको बनाने का दायित्व निभाने वाली ऑफिस से लौटी ही न हो तो पुरुष का प्रकृति प्रदत्त अहम उभर कर आएगा ही। वही हुआ भी। रोज रोज की चिक चिक, बर्तनों की उठापटक से ऊब कर दोनों ने अलगाव का रास्ता चुन लिया। ये कौन सा चक्रव्यूह है जिसके अंदर हम सब फंस चुके हैं और उसे सिस्टम का नाम दे दिया। मेरा सिर चकराने लगा। दूर से आवाज़ आ रही थी, दीदी भागो, अंधड़ आ रही है, बवंडर न बन जाए, हम फंस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे। बचपन में आंधी आने पर मेरा भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूर तक भगाता ले जाता था। काश आज मुझे भी कोई ऐसा रास्ता नजर आ जाए जिस पर मैं अपनी अप्पी का हाथ पकड़कर ऐसे भागूं
कि इस सिस्टम के बवंडर बनने से पहले अपनी अप्पी को उसमें फंसने से बचा सकूं, क्योंकि यह तो तय है कि इस बवंडर रूपी चक्रव्यूह को निर्मित करने वाले भी हम हैं, तो निकलने का रास्ता ढूंढने का दायित्व भी हमारा ही है, वरना हमारे न जाने कितने अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के शिकार बन जाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।